हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड, और इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे खंड थर्ड का। एक लेक्चर अभी तक इसमें हो चुका है और हम लोग इसमें देख रहे हैं हमारे रोजगार की संस्कृति व्यापार। इस विषय में हम लोग आपका अपना जो लेक्चर है इसको हम लोग पढ़ रहे थे, और खास करके हम लोग जो आपका प्रिंटिंग का जो काम है उसका क्या इतिहास है, लोग जुड़े कैसे हैं, इन सब चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आपका इनको समझेंगे कि आपका प्रिंटिंग प्रेस ने किस प्रकार से एक नए वर्ग को हमारे सामने अब खड़ा किया, और साथ में हमारे जो भी आपके रिकॉर्ड थे, चाहे ऐतिहासिक हो, आपके राजनीतिक हो, आपका दोनों रिकॉर्ड को आपका सुरक्षित किया। इस विषय में हम लोग आपका देखेंगे और आगे चलेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले है 4 यूनिट इसमें हो गया है पढ़ने का जुनून, कि कैसे लोगों में आपका पढ़ने का जो जुनून है वो कैसे डेवलप हुआ, हमको ये देखना है कि कैसे लोगों में जो आपका जुनून है वो आपका डेवलप हुआ। इसको हम लोगों को वो आपको देखना है। ये जुनून हो कैसे रहा है, क्या है इस जुनून का मतलब, क्या चीजें हैं, है ना? तो हम लोग इसको समझेंगे और इसको हम लोग इन सारी चीजों को आपका एक एक करके सबको आपका देखेंगे कि क्या स्थिति है। आइए बात करते हैं। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ रही है। अगले अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांव में स्कूल स्थापित किए हैं, किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे हैं। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई है। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के लिए लोगों में पढ़ने के लिए जैसे जुनून आपका पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। अब देखिए कि जो किताबें थी वो अब आपका स्कूली शिक्षा का जो आपका पैटर्न है उसमें अब आपके एंटर हो गई थी। तो अब जितने बच्चे जाएंगे उन सभी बच्चों के लिए आपको किताब की रिकमेंडेशन जरूरी थी, और रिकमेंडेशन के साथ उनको नीड्स थी उन बुक की। तो जो आपका प्रिंटिंग करते थे अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अधिक से अधिक अपनी बुकों का जो प्रिंटिंग है वो उनको करना पड़ेगा। अब देखिए, नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस किस्म का हिस्सा साहित्य छापने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं, गीतों की थीं, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री आम पाठकों तक पहुंच गई। इंग्लैंड में पेनी यानी के पैचअप बुक या एक पियासी किताबें बेचने वालों को चैंपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में पीलिथोफिलिक ब्लू का आपका चलन था, जो सस्ते कागज पर छपाई और नीले जिल्द के बंधे छोटी किताबें हुआ करती थी। अब देखिए, हर जगह जो था अलग अलग आपका चलन था, अलग अलग प्रकार से किताब वहाँ पर चली थी। कहीं का जो आपका प्रिंटिंग पैटर्न था वो डिफरेंट था, सबका अलग था। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियां थीं और अतीत का थोड़ी आपकी गाथाएं थी, जिसे इतिहास कहते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताब की कई आकार प्रकार हैं। क्या आप किताबों के जो आकार हैं आप उनको देख सकते हैं, उन सभी पर आप लोग बात कर सकते हैं कि क्या उनकी दिलचस्पी रही और कैसे क्या चीजें थी, आप इनको समझिए। ठीक है, अब थोड़ा इसमें देखिए कि 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जिससे सामयिक घटना की खबर मनोरंजन भी आपका परोसे जाने लगा। अखबारों और पत्रों पर भी युद्ध का व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूसरे देशों की खबर होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता तक पहुंचने के बाहर रहते थे।
प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ समकालीन किया और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार प्रकाशित शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बौद्ध के पग का एक बड़ा पाठक तैयार शुरू हो गया। टॉमस पेन, वेथियर, जो ज्यों त्यों रूसो जैसे दार्शनिक किताबों भी भारी मात्रा में छापने और पढ़े जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उसके विचार लोकप्रिय साहित्यों में जगह पाने लग गए थे कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें आपका प्रभावी जा रही हैं। इन सबको हम लोग इसमें बाप का देख रहे थे कि कैसे साहित्य का पाठ बन रही है, कैसे किताबों का प्रकाशन है, इन सबको आप लोग समझ सकते हैं। नए संसद संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह, पंचांग, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां वार्षिक प्रकाशन है। कह रहे कि हर एक वार्षिक प्रकाशन में अलग अलग था, अलग अलग आपकी चीजें हैं। चैपक बुक, गुटका, पॉकलेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। आमतौर पर फेरी बेचते हैं। ये 16वीं सदी तक मुद्रण की क्रांति का सबसे लोकप्रिय जो पार्ट है, ये उस पार्ट का भी हिस्सा रहा है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको देखना होगा कि किस तरह से पढ़ने का जुनून एक जो वहाँ का वर्ग है, उस वर्ग में आपका निरंतर जो है वो आपका विकसित हो रहा था। उस वर्ग को आप लोग बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको आप लोग देख भी सकते हैं। अब देखिए, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि जो प्रिंटिंग की जो आपकी संस्कृति रही है और जो फ्रांसीसी क्रांति, इनको देखते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों ऐसे संबंध बना सकते हैं? क्या ऐसे कोई जो इक्वल है वो हो सकता है? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला, छपाई के चलते वैज्ञानिक उदय के चिंता के विचार का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर पारंपरिक अंधविश्वास और निरंकुशतावाद की आलोचना पेश की। उन्हें रीति रिवाज की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर एक चीज को तर्क और वितर्क की कसौटी पर कसा। उनकी चर्चा और धार्मिक और राज्य की निरंकुश महासत्ता का प्रहार करके परस्पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्लभ कर दिया। वोल्टेयर और रूसो ने लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तर्कीय नजरिए से दुनिया को आपका देखने लगे थे। अब देखिए, जो भी फ्रांसीसी के लोग थे, जो उनके विचार थे, जो कल्चर्स थे, वो उन सब चीज़ों में आपका लिखते थे और लोग उसको लिखकर जो अपना विचार था, जो मत था, वो उनको देते थे और उस पर ही वो आपका बात करते थे कि किस तरह से ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से निरंकुशतावाद है और इस बात की क्या थ्योरी है। इन सब चीज़ों पर वो आपका बात करने लग गए थे और इसको भी वो आपका देखने लग गए थे कि आप उनको किस प्रकार से देख सकते हैं या आप मान लीजिए किस प्रकार से उनको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा। दूसरा था आपका छपाई के बाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को आपका जन्म दिया। जब छपाई हुई तो उस छपाई में एक नया वर्ग निकल के आया जो आपका वाद विवाद और संवाद की संस्कृति को फोकस कर रहा था। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता की बहस मुताबिक हुए और उनके पूर्ण मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित नई पब्लिक धर्म आस्था प्रकाशन करने वाले मूल समझी जा चुकी थी। सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचार का सूत्रपात हुआ। तीसरा था 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्यकारों को ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरेक्टरों का यह भाव उभरता है कि दुनिया तो मुश्किलों में फंसी है जबकि राजशाही भोग विलासा में डूबी है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने
लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया कि राजतंत्र में क्या है, उनको थोड़ा सा हम लोग आपका भड़का देते हैं। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इनमें से कोई शक नहीं कि छपाई के विचारों को फैलाने में मदद की गई, लेकिन याद रहे कि लोग बार की हर सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगले रूसो बिल्डर को पढ़ते थे, वहीं दूसरी तरफ चर्च और राज्य में प्रो गॉड या प्रचार भी थे। वे हर पीढ़ी या हर चीज देखते थे, वो आपका सीधे प्रभावित हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकार करते थे तो कुछ को नकारते थे, फिर भी चीजों की अपनी ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण के उसके मानस को सीधे तौर पर ही भले नहीं रचा हो, पर इसे अलग ढंग से सोचने की संभव जरूरत थी। इस तरह से कुछ जो आपका प्रिंटिंग का जो उदय था, प्रिंटिंग की जो सारी चीजें थीं, वो हमारे सामने निकल कर क्या हो रहा था, आपका आ रही थी, और उसका जो सारी चीजें थी हम उनको आपका एक एक करके उनको हम लोग अच्छे से आपका देख पा रहे थे। 19वीं सदी में यूरोप ने जनसत्ता की शक्ति की लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिला और बच्चों को बड़ी रूप में मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। अब देखिए 19वीं सदी आई और जन साक्षरता की दिशा में लोग लंबे स्टेप चल रहे थे, यानी बहुत लोग एजुकेटेड हो रहे थे। तो उस समय में उसमें जो आपकी महिला थी और बच्चे थी, आपका एक नया वर्ग निकल कर आपके सामने आया। बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की अहम श्रेणी बन गए। अब कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति को अब पाठक की श्रेणी में रखा जाएगा। कौन होगा वो पाठक? पाठक वही है व्यक्ति जो व्यक्ति उसकी श्रेणी में रहेगा। किसकी? बच्चों, ध्यान देना है आपको कि 19वीं सदी आएगी और उसमें शिक्षा अनिवार्य होगी, पाठकों की अहम भूमिका बनेगी, ठीक है, और नया वर्ग निकल रहा है। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छपने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1875 में। और कैसी थी? बाल प्रिंटिंग थी, ठीक। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं, लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी में ग्रीम बंधु ने बरसों लगाकर वहाँ किसानों के बीच लोक कथाएं जमा की और उनके एक चरित्र सामग्री का संपादन हुआ। फिर कहानियों को अंत तक 1812 में एक चीज संकल्प में छापी गई। बच्चों के लिए अनुपाय सामग्री, जो आपके चीजें कुलीन वर्ग को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए, वहाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो आपका छपने योग्य नहीं थे, तो वो लोग अपनी प्रिंटिंग से उसको अपना सेपरेट रखते थे, उनको अपना पार्ट नहीं बनाते थे, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया भी बदल गई। अब चीजें तो बहुत थी। अब कोई आपकी पुरातन संस्कृति है, कहानी कविता को जब आपका लिखित रूप बन गया तो आपका स्रोत हो गई, वो एविडेंस हो गए, ताकि आने वाली जनरेशन पीढ़ी को वो सब मिल सके। लेकिन समस्या क्या हो रही थी बच्चों? समस्या यह हो रही थी, उसमें बहुत सी सारी चीजों को आपका शिफ्ट यानी कि आपका चेंज कर दिया गया था। ये आपको देखना है। अब देखिए, महिलाएं पठक और लेखक की भूमिका में ज्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन और एक्योपिया पत्रिका खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी। वे जैसे जैसे ही सही चाल चलना और गृहस्थी सीखने वाली निर्देशिकाएं 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिला उनका अहम पाठक बन गई। मैसूर उपन्यासों में लेखाएं अग्रणीय थी। जेम्स अगस्टिन, ब्रांड बहनें, जॉर्ज एलियट आदि। इन लेखन की नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था और जिसने गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग व अपनी इच्छा शक्ति भी थी। यानी कि
नया एक वर्ग हमारे सामने आ रहा था और अग्रणी रूप से वो आप ऐसी कुछ महिलाएं थी, चाहे जेन ऑस्टिन हो, बट सिस्टर्स हों या जॉर्ज इलियाट हों। ये कुछ ऐसा वर्ग था जो हमारे सामने आपका निकल कर आ रहा था। एक बार इस किताब के पन्ने को पूरा अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझिए कि किस प्रकार के चित्र का प्रकाशन है। देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये सारी चीजें देखकर समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से सबसे पहले ये प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रारंभ हुई थी। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा इसको समझ लीजिए और हम फिर लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि ये प्रक्रिया किस रूप में अच्छी हो रही है। पेनी एक या एब किपिया मैगजीन का मुख आमुख, यानी कि जो मैगजीन छपी थी उसका कैसा प्रस्पन्ने थे, ये इसमें दिखाया गया है और आपको बताया गया है। अब देखिए, 17वीं शताब्दी से ही किराए पर किताबें देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आए, यानी कि 17वीं शताब्दी तब आपको रेंट पे जो किताबें मिलती थी वो आपको मिलने लग गई थी। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालय का उपयोग सफेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिनों के छोटे होने के बावजूद किसान अपने सुधार आदि व्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिला। उन्हें बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। ठीक है, उसको देखते हैं। नई तकनीकी पुरस्कार 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगी थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम होम ने शक्ति चलित बेलनाकार प्रेस को कारगर बनाया। इससे प्रति घंटे 8000 शीट यानी कि तब छपाई कर सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गई, जिससे साथ ही रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बिजली के चलने वाली प्रेस के बल पर छपाई का काम तेजी से होने लगा। एक दो और चीज, कागज डलने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण का भी काम में लाने लगे। इस तरह से छोटी छोटी मशीनें इकाइयों के कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पानों के रूप में ही उसको बदल दिया गया, यानी कि उस पन्ने के जो रूप था, जो आपका छपाई का रूप था, उसी रूप में उसको बदल दिया गया। ये आपको देखना है और यही आपको समझना है। ठीक है, कि किस तरह से उनमें आपका चेंज आ गए। इन सब चेंजेस को हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रकों और प्रशासकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए गुहार अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यास को धारावाहिक छपाई, उपन्यास लिखने के लिए खास शैली विकसित की। इंग्लैंड ने 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों की एक सस्ती श्रृंखला के तहत छपाई की। किताबों की जिल्द यानी का जो आवरण पर डिस्क कवर में 20वीं सदी की तकनीक नवी थी। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशन को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्हें सस्ते पेपर बैक और आजिल्द संस्करण छापे गए और उस पर अपना काम शुरू कर दिया। ये आपको देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ सूचना और जो आपके विचार हैं वो आपके लिखे जा रहे थे। इसको देखते हैं। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। भारत में संस्कृति अरब, फारसी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपि की पुरानी और समृद्ध आपकी परंपराएं थीं। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर हाथ से बने कागजों पर नकल की जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरों को भी आपका बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से कल्द ही बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई आने के बाद पांडुलिपियां
छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी होती थी, तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था और लिपियों को अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते पढ़ना भी आसान नहीं था। इसके लिए व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आम तौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी ही उन्हें लिखते थे। इस तरह से कई सारे लोग को कोई बिना किताबें पढ़े ही साक्षर बन जाते थे। यानी किताब को का जो ज्ञान था मौखिक, वो आपको गुरु को होता था और गुरु इसे मौखिक रूप से बच्चों को लिखवाते थे और बिना किताब के लोग साक्षर बन जाते थे। देखिए, पांडुलिपि की जो आपका कॉपी है हमारे सामने है, इसको एक बार हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपका लिखी हुई है। इस पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं और आकर्षित तरीके से इसकी बाउंड्री हो रखी है और अद्भुत चित्रकला। ये सब बच्चों को प्रिंटिंग प्रेस का कमाल नहीं था, ये हाथ की पांडुलिपि थी। इसको देखिए, देख लिया बच्चों आप लोगों ने ये किस तरह से इसमें प्रिंटिंग प्रेस का आपका कमाल था। इस प्रेस को आप लोग समझ सकते थे कि कोई वहाँ प्रिंटिंग प्रेस थी और ये आपकी पांडुलिपि हाथ से बनी ही आकृति का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और उत्कृष्ट आपका रूप या पैटर्न हम लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए थोड़ा सा, ये भी एक कृति है। अब है जयदेव गोविंद के कुछ पन्ने। जयदेव गोविंद ने कुछ पन्ने लिखे और नीचे आ जाइए, ये कुछ वेदों की कुछ आपकी पांडुलिपियां हैं इस तरह से। यानी कि इनको सुरक्षित करना और इनको रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कहती थी एक बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं कि भारत में छपाई का जो आपका सिलसिला है कब से शुरू हुआ, या भारत में कब से प्रिंटिंग प्रेस का जो दौर है वो आपके चलन के रूप में आया, उसका इतिहास, उसकी थोड़ी चीजों पर हम लोग आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करते हैं और हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, छपाई भारत आई, पहले जो छपाई हुई है वो भारत आई है। प्रिंटिंग प्रेस पहले साल 16वीं शताब्दी में भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लाए थे। कौन लाए थे बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना है, 16वीं सदी में थी और भारत में गोवा में जो आपका धर्म प्रचार यानी के ईसाई मिशनरी जो थे वो सबसे पहले आपका लेके आए थे। जेसुइट पुजारी ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छपाई। 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारी ने 1589 में कोची में पहली तमिल किताब छापी। क्या छापी? पहली तमिल किताब आपकी छापी। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच आपके प्रोटेस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद था। तो ये हिस्ट्री रही है। इस तरह से इतनी भाषाओं में इन्होंने आपकी प्रिंटिंग की। उन प्रिंटिंग को हम लोग इसमें देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर बाद विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक छपा खाने को आयात कर शुरू कर दिया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने, सबसे पहले ध्यान देना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका वन लाइनर आपका बन सकता है। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक आपकी पत्रिका का संपादन शुरू किया। आप कह सकते हैं बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था। आप ये भी कह सकते हैं पहले साप्ताहिक रूप से ही घटनाक्रम आते थे, अब तो दैनिक रूप से आते हैं। क्लियर है? जिसने खुद को यूं परिभाषित किया कि हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है, यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आजाद निजी अंग्रेजी उद्यम और अपनी स्वतंत्रता का अभिमान था। ढेर सारे छापता था, उनमें दासों की बिक्री से जुड़े इतिहास भी शामिल थे, लेकिन साथ ही भारत में कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारी से जुड़ा गपबाजी भी छपता था।
इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित कर दिया जो औपनिवेशिक राज की छवि पर हमले की रक्षा कर सकते थे। यानी कि कुल मिलाकर जो आपका ऐसी प्रेस को वो बंद करने की कोशिश कर रहे थे या उन पर बैरियर लगा रहे थे जो उनके खिलाफ कुछ लिखती थी, बल्कि उनको सपोर्ट करते थे जो ब्रिटिश राज्यों को आपका प्रमोट करती थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगीं, कुछ हिंदुस्तानी भी अखबार छपने लग गए थे। ऐसे प्रयासों पर पहला था राजा मोहन राय के आप करीबी रहे गंगाधर चट्टोपाध्याय द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। देखिए बंगाल गजट भी क्या था, इसी में रहा। लेकिन अगर आप बंगाल गजट को देखेंगे, आपका प्रश्न बनेगा तो जेम अगस्टक है, इसी को आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अब एक स्रोत है, वो थोड़ा स्रोत को थोड़ा सा पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि विलियम बोल्ट नामक व्यक्ति को 1768 में इस तरह की सूचना कलकत्ता में एक सार्वजनिक इमारत को टांगने की महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मी एम्बॉल्स पब्लिक को यह बताने के लिए इसके तरीके का सहारा ले रहे थे, क्योंकि शहरों में छपाई खाने घूम कमी का नुकसान होता था, इसलिए वे व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन कर रहे थे जो छपाई के माहिर हो। देखिए ये सारी चीजें इसमें थीं और इन सारी चीजों को हमको देखना था और हमको इसी तरह की चीजों की आवश्यकता थी कि हम इनमें क्या कर सकते थे और क्या इसको हम देख सकते थे। क्लियर है? अब थोड़े से इसी में हो रहा था धार्मिक सुधार और सार्वजनिक जो बहस यानी कि डिस्कशन, संवाद के ऊपर की हम लोग आपका बात करते हैं कि किस तरह से डिस्कशन हो रहा था, क्या ये संवाद था। इस संवाद को भी हम लोग आपका देख सकते हैं और इस संवाद पर भी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मामलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझ रहे थे, धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ को तो मौजूद रीति रिवाज की आलोचना करते थे, उनमें से सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सारेआम पब्लिक हुए। छपी हुई पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों को प्रसार किया, बल्कि उन्हें बहस की शक्ल भी तय कर दी। कैसे कर दी कि डिस्कशन का जो हुलिया होता है या जो शक्ल है उसको डिफाइन किया। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय ने भी हिस्सा ले सकते थे, अपने मतों को जाहिर कर सकता था। इस तरह मन मतावर के नए विचार उभरे और क्या हुआ कि जो नए विचार हैं वो उन नए विचारों को उभर कर आपका सामने ला दिया और ये सारी चीजें देखने के लिए हमको मिलने लग गई। ठीक, किस तरह की ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए थोड़ा सा। यह वह समय था जब समाज और धार्मिक हिंदू तथा रूढ़िवादियों के बीच विवादह एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दे को लेकर तेजी से बहस ठनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चलने लगती थी तो तादाद में पुस्तकालयों को अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज में आने लग गए थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का ख्याल से इनमें आम बोलचाल की भाषा छापी गई। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों के विचार से टक्कर लेते हुए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। 2 फारसी अखबार जामे जहां और शुक्ल अखबार यानी भी 1882 में प्रकाशित हुए। इस तरह से जो ये अखबार थे, इन सब का जो आपका प्रचलन था ये भारत में आपका होने लग गया था। ठीक है, क्या होने लग गया था? इन सब का जो आपका प्रकाशन है वो इसमें होने लग गया था कि किस तरह से ये देश में सिस्टमेटिक जो आपकी चीजें थी वो आपका हो रही थी और किस तरह से हम इसको देख सकते थे, हम इसको समझ सकते थे कि किस तरह से अखबार का प्रकाशन, संपादन या ये सब चीजें थी जो आपका हो रहा था।
और कैसे ख्याल ये सब चीज़ें इस पेपर डली हुई थी, और इनको हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे। तो भारत में जो स्थिति थी प्रिंटिंग प्रेस की, हम उसको आपका जान पाए। तो बच्चों, हमने देखा कि आपका किस प्रकार से भारत में आपका प्रिंटिंग प्रेस आई, और प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से यहाँ की लोकल भाषाओं को आपका छापा, और कैसे ये आपका धार्मिक रूप से अपना बहस विवाद के चक्कर में थी, और किस तरह से लोग इनका हिस्सा बन गए और कैसे बढ़ चढ़कर इन डिबेट में, इन संवाद में अपना हिस्सा ले रहे थे, और कौन कौन से नए पत्रिका और संपादन हुए, उनको हमने इस लेक्चर में देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।